इससे एसोसिएटेड ही कुछ चैप्टर हैं, वो मैं आपको ये दिखा दूँ। यस, ये डायबिटीज़ का और थोड़ा सा ये आ जाता है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, फीड फास्ट साइकिल नहीं, ये अभी नहीं देखना आपने, ये बाद में देखिएगा। ये 2 चैप्टर बेसिकली आपके जो है ये इसमें फर्दर आते हैं। सो अब जो है मैं तरतीब से जो है वो आपको ले चलता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब इसमें ना इतना कोई ये इसको स्टार्ट कहाँ से करना है पहले मैं आपको ये बता दूँ। आप लोग आगे आ जाओ, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है ना डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये बस जो है ना आपने ऐसा जो है उसको रीड ही देना है, कोई ऐसा जितना ये इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसा नहीं है, इसको बस ना रीड देना है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये एक डायग्राम देख लीजिएगा बस हल्की फुल्की सी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ये एक देख लेना है फॉर द एमसीक्यू के कौन सा ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो रहा है, GLUT5 और ये GLUT2। यहाँ पे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला देखना है, और ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को हम जो है वो ब्रेथ में यूज़ करते हैं। आगे आ जाओ, देन जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये आ गया इंट्रोडक्शन टू द मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब इसमें भी एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं बताता हूँ, बाकी एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने लिपन सारी रीड आपने सारी करनी है लिपन कार्ड। ठीक है, और साथ जो है वो स्लाइड करनी है, बाकी सत्या या हाथ पर नहीं करनी, वो मैं बता दूंगा जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी करने वाली। अच्छा, अब इसमें ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो पोर्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें आप, तो इसने जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और जो है वो आपका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, एक मिनट इसको जूम कर दूँ, ये देखें, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है और आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, उसको इंटरलिंक करके दिखाया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो अमीनो एसिड ये जो है वो पायरुवेट दे रहे हैं, कौन से अमीनो एसिड जो है वो एसिटाइल को ये दे रहे हैं, कौन से ग्लूटामेट दे रहे हैं। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है वो प्रिकर्सर्स हैं जो कि TCA को कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं, और ये साथ यूरिया साइकिल है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, देन आप आ जाओ आगे फर्दर डाउन, कोई इतने ऐसे जिसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये जो है वो आपने देख लेना है, ये थोड़ा सा कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे, एंटरगोनिक और एक्सर्गोनिक। ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पाथवे। ठीक हो गया, फर्दर डाउनवर्ड ये इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिग्नलिंग वगैरह या पहले पढ़ के आए हुए, कुछ इसमें जो है ना कोई इंपॉर्टेंट ऐसा जो है वो कोई बात नहीं है, ये आपने जो है वो एक बॉक्स देख लेना है। ठीक है, फर्दर आ जाओ, ये वही पुरानी बातें हैं, कोई ऐसा जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपकी जो है ना असल कहानी स्टार्ट होती है ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन से। इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एरोबिक कौन सी है, एनारोबिक कौन सी है, कौन से टिश्यूज में हो रही है, एनारोबिक किस टिश्यू में हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आपको ये कंपैरिजन इसका थोड़ा सा जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नीचे आ जाओ, ये ट्रांसपोर्टर्स, ये आपको जो है SCQ आ सकता है कि ग्लूट के जो है वो कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मेंशन करें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैं एक आपको बता दूं, इसमें आपको नहीं मिलेगा जो ग्लूट, ये मैं आगे दिखा दूं आपको, ये देखें, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। जो GLUT1 और जो GLUT3 है ना, ये होते हैं हाई अफिनिटी ट्रांसपोर्टर की, इनकी अफिनिटी ग्लूकोज के लिए ज़्यादा होती है। जो GLUT2 है ना, ये है लो अफिनिटी ट्रांसपोर्टर, इसकी अफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और इसमें एक MCQ आता होता है कि इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, तो वो है आपका GLUT4। ठीक है, और एक होता है कि आपका ग्लूकोज सेंसर इन द बॉडी, वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो वो है GLUT2। तो GLUT2 क्या है, ग्लूकोज सेंसर, और GLUT4 क्या है, इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। एक और MCQ इधर से बन जाता है, वो है बेसिकली ये, एक मिनट दिखाता हूँ, ये है वो, एक मिनट, एक सेकेंड, ये कि ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन है और है मोनोमेरिक, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फर्दर आप डाउनलोड आ जाओ, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो ये काफ़ी लेंथी है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो है वो आपको ये जो है वो पता होना चाहिए, इस डायग्राम का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसमें क्या बताया हुआ है। बाकी ये ग्लाइकोलिसिस के जनरल रिएक्शन है, या आपने बस डायग्राम्स वगैरह देख लेनी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है हेक्सोकाइनेसिस एंड द ग्लूकोकाइनेसिस, हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ये भी फिगर भी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फर्दर आ जाओ आप लोग, स्लाइड से क्या करना है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, पहले आप ये बुक से देख लो। इसकी ये रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेगुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे आ जाओ आप लोग, इसमें अगले जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा ना मैं वही बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
PFK2 की रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PFK2 की, ये हमें भी आई थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये देख लें, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट बात में कि जो इसकी है ना ये रेगुलेशन, ये लीवर में है कि जब ग्लूकागॉन आएगा फास्फोराइलेशन करवा देगा PFK2 की तो वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो है लीवर में। लेकिन कार्डियक में जो है वो इसका अपोजिट है, ये याद रखना है। ये हमें यही आया था कि हार्ट के केस में क्या होता है, और स्केलेटल में इसकी कोई रेगुलेशन ऐसा ही नहीं है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, ये कैसे रेगुलेट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये वाली डायग्राम भी जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से करनी है। फर्दर आगे आ जाओ तो ऐसा जिसमें इतने कोई खास नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। फर्दर आ जाओ आप डाउन नीचे, तो इसमें ना ये आपको पता होना चाहिए कि 2,3 BPG शटल क्या है आरबीसी का, वो ये वाली जो इसने बात लिखी हुई है। और आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है। अच्छा फर्दर आप आ जाओ नीचे, तो इसमें ऐसे बाकी तो इतना ख़ास नहीं है कुछ। यस ये आपका है क्लिनिकल पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, ये आपको आना चाहिए, ये क्लिनिकल आता होता है। नीचे आ जाएं आप, इसमें ये तो कोई इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। लैक्टिक एसिडोसिस, ये थोड़ा सा आपको पता नहीं चाहिए लैक्टिक एसिडोसिस का। एनर्जी यील्ड, यस एनर्जी यील्ड आपको आनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस से, कि अगर आपको कोई भी कोई मॉलिक्यूल्स दे दे तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी यील्ड और नेट इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको आनी चाहिए। फर्दर जो है वो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मोनल रेगुलेशन को इसमें खास लिखा नहीं है। ये फेट्स ऑफ पायरुवेट, ये एक जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। फेट्स ऑफ पायरुवेट ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर जो है वो नीचे आ जाओ, इसमें ना आपने ये डायग्राम कर लेनी है, ये वाली डायग्राम। फर्दर आप आ जाओ अगले चैप्टर पे, तो नेक्स्ट चैप्टर है अब आपका TCA में मेनली जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसका रेगुलेशन। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ TCA का ना, ये आपको फ़िलहाल ये पता होना चाहिए कि ये एनाप्लोडेटिक रिएक्शन क्या है और जो है वो एम्फीबोलिक रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये दो टर्म आप पढ़ोगे, एनाप्लोडेटिक कि कौन से जो है वो इंटरमीडिएट से इसको फिल कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको अमाइनो एसिड्स का जो है वो बताया था, और दूसरा इसको हम एम्फीबोलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक, ठीक हो गया। ये आगे कुछ इतना खास करने वाला नहीं है। ये इसमें आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के कंपोनेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको आने चाहिए। ये जो डायग्राम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर भी इसमें थोड़ा सा आपने करना है, वैसे स्ट्रक्चर नहीं करना होता लेकिन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट है। देन इसकी रेगुलेशन, इसकी जो है वो रेगुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की। दिस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्लिनिकल आता होता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, लीक सिंड्रोम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्दर आप आगे आ जो, बाकी इतना खास नहीं लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग आगे आ जो आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेज में, इसमें इतना एसिड नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ये एक MCQ आता होता है, हाईली नेगेटिव डेल्टा G की वजह से ये रिएक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये आपको पता नहीं कि इनहिबिटर ऑफ द अकोनिटेज की बात की हुई है उसने। फर्दर आप लोग आगे आ जाओ, तो इसमें आपको मेन जो है ना रेगुलेशन आनी चाहिए। ये जो है ना ये डायग्राम आपने जो है वो करनी है, मतलब रेगुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग आगे आ जाओ, बाकी इम्पॉर्टेंट ये पता हो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है। फर्दर आप लोग आगे आ जाओ, तो बाकी इसमें अच्छा ये याद रखना है इसमें कि ये मैंने आपको बताया था कि जो NADH है ना, NADH आपको 2.5 ATP देता है, और FADH2 जो है ना ये आपको 1.5 ATP देता है। अब ये क्यों है ऐसा, ये समझ लो एक बार। इसकी बेसिकली वजह यह है कि आपने पढ़ा था कि जो ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है ATP सिंथेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या था कि उसमें जो है वो हाइड्रोजन चैनल से जहाँ से जो है वो प्रोटॉन पास करता था और उसको रोटेट करवाता था। सो उसको मिनिमम जो है वो 4 प्रोटॉन चाहिए फॉर इट्स मूवमेंट,
ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको मिनिमम जो है वो 4 प्रोटॉन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें टोटल आपको पता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कितने पंप हो रहे थे, 10। 4 जो है वो कम्प्लेक्स 1 पे थे, 4 जो है वो आपके कम्प्लेक्स 3 पे थे, और 2 जो है वो आपके कम्प्लेक्स 4 पे थे। तो कितने प्रोटॉन हो गए, 10। 4 4 एंड 2, तो कितने एटीपी बना, 4 से बना 1, 4 से बना 1, और तो 2 से कितना बनेगा 0.5। तो ये आपके कितने हो गए 2.5 फॉर NADH। और अगर FADH2 की बात करो तो उसमें क्या है, कम्प्लेक्स 1 तो उसमें इन्वॉल्व होता नहीं, तो उसमें आपका इन्वॉल्व होगा ये वाला 4 और ये वाला 2, तो आपके हो जाएंगे 1.5 ATP। तो ये आपको पता होना चाहिए कि FADH2 से 1.5 आता है और NADH से जो है वो 2.5 आता है। ये लिपिन कार्ड में गलत लिखा हुआ है। ये जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस वगैरह साइकिल, इसमें आपने जो है वो करनी है, इसकी एनर्जी इक्वेशन करनी है फाइनल जो होती है, ठीक है। एनर्जी की जो है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। अच्छा, फर्दर ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने जो है वो देख लेनी है और आगे आ जाओ आप लोग। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज ना आपने लिपिन कार्ड की लाजमी हल करनी है, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस अनदर इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो जस्ट जो है ना आप लोग ने ये जो है वो ये वाला रीड कर लेना है, ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये फजूल चीज़ है, इससे बचना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर का पता होना चाहिए। ये कोरी साइकिल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगेन रीड तो आपने सारा करना है, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे जो है वो हो रहा है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का रोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन इसकी आनी चाहिए आपको। ऑक्सैलोएसीटेट की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, शटल इसका, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है एक। PFK1 की रेगुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो आगे आप आ जाओ, ये अगेन वो आप जो पहले करके आ चुके हो। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका आगे आएगा ग्लाइकोजन में, तो इसको अभी ना रहने दो, ठीक है। रेगुलेशन हर साइकिल की ना, हर साइकिल की आपने क्या चीज़ें करनी है, एक कि साइट कि वो कहाँ हो रही है, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में या किस ऑर्गेनेली में। दूसरे बाद आता है टिश्यू, किस टिश्यू में हो रही है, साइट टिश्यू, उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, उसकी फर्दर जो है वो आपने देखना है नेट इक्वेशन। ये चीज़ें आपने हर एक में करनी है, साइट कौन सी है, टिश्यू कौन सा है, रेगुलेशन कैसे हो रही है, उसकी नेट इक्वेशन क्या है, ठीक है, और उसकी रेगुलेशन, ये आपने ऑलमोस्ट हर में ही करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। बाकी इसमें एज सच कोई फर्दर इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है। ये एक थोड़ा सा देखिएगा, एसिटाइल को ए का रोल देखिएगा, इसको इनहिबिट करवा रहा है, इसको स्टिमुलेट करवा रहा है। फर्दर आप लोग आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, मस्ट आस्क क्वेश्चन होता है इसमें से। एक तो मस्ट आता है ना, मस्ट क्लिनिकल इसमें से आता होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस का, ठीक है। इसमें से जो आप आगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है कि वो इसमें सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसकी डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो वो जस्ट आप डायग्राम से करोगे ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। डायग्राम इसकी आगे है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पता नहीं, ये प्राइमर चाहिए होता है इसे, ठीक है। और जो है वो इस पर ग्लाइकोजेनिन क्या है ये पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो ये दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम, ये करनी है। ये आपको ऐसा चाह भी सकता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे हो रही है। बेसिकली हम क्यों ये सिंथेसिस और उनकी डिग्रेडेशन, उनकी रेगुलेशन देख रहे हैं, क्योंकि उसी के डिफेक्ट से कोई ना कोई क्लिनिकल बनता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फास्फोग्लूकोम्यूटेज का रोल पता होना चाहिए। और जो है आगे आ जाओ, एक ये इसमें आएगा कि ब्रांचिंग का क्या फ़ायदा होता है। ये इसका फ़ायदा है ब्रांचिंग का। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द ब्रांचिंग, कि ये जो है वो सॉल्युबल बना देती है,
और रिड्यूसिंग एंड्स को बढ़ा देती है, ये पता होना चाहिए, ये वाइवा में पूछते होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में अगर आप आ जाओ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने डायग्राम करनी है और क्लिनिकल इसके जो आएंगे। डायग्राम कौन सी है भला, ये वाली, ये दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द वेरी मच डायग्राम। और ये जो क्लिनिकल है ना सारे, मैकार्डल डिजीज, पोम्पे डिजीज, कोरी डिजीज, ये इसके एंड पे भी लिखे हुए हैं, वॉन गिर्क डिजीज, ठीक है, ये लिखी हुई है एंडरसन डिजीज। इसके अलावा ये मैं आपको स्लाइड से टेबल बताऊंगा, ये आपने वहाँ से अच्छी तरह करनी है, उधर ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। और हर डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम की आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि अगर उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि हाइपर कीटोएसिडोसिस हो रही है तो क्यों हो रही है, फैटी लीवर हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। वो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, जिसको ना समझ आए वो आपने आपके लिए खुद असाइनमेंट आपको पता होना चाहिए। आप लोग आगे आ जाओ, ये भी एक उसने अच्छी तरह समराइज करके लिखी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करनी है। इसकी रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी रेगुलेशन, ये भी रेगुलेशन है। एक और भी आगे आएगी इसकी रेगुलेशन। दिस इज़ अ समराइज थिंग। फर्दर आगे बात करें, अगेन दिस इज़ अ रेगुलेशन, अगेन वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, तो ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आ जाओ तो आगे आपका आता है मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड मेटाबॉलिज्म। इसमें कुछ सवाल ही जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप फिगर से करोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, फिगर ही करनी होती है मेन उसमें, वो है ये फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फिगर आएगी, मैं बताता हूँ। दिस बॉक्स ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये आपको फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म आता होगा, देन जो है वो आप ये क्लिनिकल कर पाओगे। देखें ना, अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपको जब तक ये मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि अगर फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंट है तो पीछे क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, फ्रुक्टोज। अगर एल्डोलेज की डेफिशिएंसी है तो फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट डिपॉजिट कर रहा है, पाथवे आगे नहीं जा रहा, ब्लॉक हुआ है और ये एक्यूमुलेट कर रहा है और ये साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। तो ये हेरिडिटी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये अक्सर आता होता है। और पीछे जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस पड़ी थी उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वॉन गिर्क डिजीज, जो कि अक्सर पूछते हैं। फर्दर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये था फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म और इसका जो है वो ये डिसऑर्डर। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्रक्टोज के जरिए क्यों जो है वो आप मोटे जल्दी होते हो अगर आप फ्रक्टोज यूज़ करो, क्योंकि ये टैग की सेंसेस करवा रहा है, ये देखें आप, ठीक है। आगे आ जाओ तो ये सार्बिटोल पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्बिटोल पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया सार्बिटोल मेटाबॉलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनी होगी, डायग्राम से करिएगा। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि क्यों डायबिटीज़ में जो है वो ये आपके लीवर, किडनी और नर्व्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने अगेन पाथवे करना है एंड देन ये जो है वो डिजीज़ करनी है, ग्लैक्टोसीमिया, क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया। अच्छा, हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस एंड ग्लैक्टोसीमिया ऑलमोस्ट सेम है, फ़र्क इनमें यह है कि इसमें ज़्यादा टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, उसमें कम टिश्यू इन्वॉल्व थे और इसमें कैटरेक्ट भी होते हैं, जबकि HFI में कैटरेक्ट जो है वो आपको नहीं मिलते। आगे आप लोग आ जाओ तो इलेक्ट्रोड सेंसेस, ये ना आपने MCQ के लिए देख लेनी है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। HMP अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक डिसऑर्डर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पाथवे। अच्छा, ये ना आपने ज़्यादा पाथवे इसका स्लाइड से देख लेना है, ये आपको यहाँ से इतनी समझ नहीं आएगी, ये वाला एक देखिएगा, यहाँ से ना आपको अक्सर एक सवाल आ जाता होता है कि कैसे अगर कोई पाथवे ब्लॉक है तो वो ग्लाइकोलिसिस से HMP में जा रहा है या HMP से ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, उसके इंटरमीडिएट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे सकते हैं कि अगर आपका ये पाथवे ब्लॉक हुआ हुआ है, आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो आपका नहीं जा रहा है HMP में, तो HMP कैसे चलेगा कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये इन मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके इस HMP पाथवे में चला जाएगा। अभी आपको शायद ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप सारा डिटेल में पढ़ चुकी होगी चीज़ें, अब आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। फर्दर आगे आ जाओ, ये आपने यहाँ से बिल्कुल नहीं करना, नहीं समझ आएगी, ये स्लाइड से करना, ठीक है। आगे आ जाओ आप लोग, यस दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको आना चाहिए कन्वर्जन किस तरह जो है वो, जैसे ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का है तो HMP में मूव कर गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का है तो HMP में मूव कर गया, ऐसे ही सवाल आ सकता है। अब ये फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह दें कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो उसमें नहीं जा रहा है, HMP में नहीं जा रहा,
यहाँ ब्लॉकेज है, तो फिर एचएमपी चलेगी कैसे? उसका सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में जाके मुख्तलिफ सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट देगा, वो इंटरमीडिएट जो है वो एचएमपी में जाएंगे। ठीक हो गया? आगे आ जाओ। यूजेस ऑफ NADPH, ये आपको आने चाहिए, पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी यूज़ पूछा जा सकता है। ये आपको डायग्राम का कैसे जो है वो ऑक्सीडेटिव रेडिकल से प्रोटेक्शन दे रहा है। फर्दर आगे आ जाओ तो इसमें इन्वॉल्व है ग्लूटाथायोन में, H2O2 में इन्वॉल्व है, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात होगी वो आपने पढ़नी है, बल्कि वो आगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला जो है साइटोक्रोम पाथवे, ये आपने स्लाइड से डायग्राम करनी है, वो आपको वहाँ से अच्छी समझ आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम सी, ये पाथवे इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसोमल एंड द माइटोकॉन्ड्रियल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, तो आगे आ जाता है फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म। इसमें ना ये डायग्राम आपने देख लेनी है। ये पता होना कि रेस्पिरेटरी बस्ट क्या होता है, जो सर साकिब अभी आपसे पूछ रहे थे फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी वाइवा में, वो ये है रेस्पिरेटरी बस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। NADPH ऑक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की आपकी सेंसेस आनी चाहिए, इसकी यूजेस आने चाहिए। बनती कैसे है वो, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, सॉरी बल्कि इसमें डायग्राम में वो नहीं बनी हुई। ये इसकी सिंथेसिस है, और इसके लिए आपको कौन से जो है वो कोएंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं वो उनके नाम पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम FMN, FAD, हीम, टेट्राहाइड्रोबायोपेटाइन। ठीक है। और इसकी जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरी होती हैं इंड्यूसिबल। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरी होती हैं इंड्यूसिबल। ठीक है। एंडोथीलियम वाली है, न्यूरल वाली है और इंड्यूसेबल वाली, ये आपको पता होना चाहिए। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, गामा इंटरफेरॉन इंट्रोड्यूस करवाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और वस्कुलर एंडोथीलियम, ये एक मैं आपको स्लाइड से जो है वो डायग्राम कराऊंगा, ये आपको वहां से समझ आ जाएगी। आगे आ जाओ, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल G6PD डेफिशिएंसी, ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। G6PD डेफिशिएंसी ये क्लिनिकल आता होता है, ये वाला। उसमें आपने ना मैकेनिज्म में ये वाली डायग्राम बनानी है। डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, हैंड्स बॉडीज, दिस इज द क्लिनिकल साइंस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ड्रग्स, फीवर, फ्लावा प्रोटीन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अच्छा, ये वाला चैप्टर आल दो आपका फर्स्ट ईयर का है, इसमें से सिर्फ कुछ चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने करना है, एक सेकेंड, आपने करना है वो है आपका करने वाला, एक तो ये पाथवे है, ये पाथवे आपने एक तो करना है, अमाइनो एसिड शुगर पाथवे, अमाइनो एसिड शुगर पाथवे, ये आपने करना है, ये आपको आना चाहिए। बाकी आपने, अच्छा एक ये बॉक्स करना है, ये वाला बॉक्स कर लेना है। ठीक है। ज़ैल्यूलोज रिडक्टेज डेफिशिएंसी वाला। बाकी आपने इसमें से करना है, एक होगी आई सेल डिजीज़, वो आपने दोबारा करनी है। ऑल वो फर्स्ट ईयर में भी थी, लेकिन इसमें ना दोबारा आपने करनी है, वो दोबारा सिलेबस में शामिल है तो इसलिए करवा रहा हूँ। बाकी ऐसे इसमें और कुछ नहीं करना आपने। आई सेल डिजीज़ आएगी इसमें, यस, ये रही, ये आपने करनी है, एक ये करना है बस। इस चैप्टर में से ना सिर्फ आपने जो है वो ये करना है, ये हो गया। बाकी आप लोग जो है वो आज स्लाइड पे, फिर मैं फर्दर बताता हूँ उन जो दो चैप्टर मैंने आपको बताए थे, डायबिटीज़ वाले और हाइपोग्लाइसीमिया वाले, उसमें क्या करना है। अब आज स्लाइड पे, स्लाइड में मैं आपको बताता जाऊँ आपने क्या करना है। जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ सिर्फ आपने वही करनी है। ठीक है। और कोई स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, ये वाली करनी है एक। ठीक है। स्लाइड नंबर 20, इसमें हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस करना है। एक ये वाली स्लाइड करनी है,
बाकी आप लोग आ जाओ, मैं बताता हूँ, जो करने वाली होगी सिर्फ वही करवाऊँगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना ना। बाकी आपने लिपन से सारा कवर कर लिया, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं करने वाली। एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा सिर्फ। यस, आ जाएं, फर्दर डाउनवर्ड आ जाएं। अच्छा ये जो स्लाइड्स में ना क्विक क्वेश्चन एंड रिवीजन, ये आपने सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और इनमें से जो उनसा सवाल आपको ना आता हो वो आपने मुझसे पूछना है। इसमें एक आएगा क्रैबट्री इफेक्ट और एक आएगा पास्चर इफेक्ट, वो आपने, आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपकी ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। ये क्रैबट्री इफेक्ट, पास्चर इफेक्ट, जमैकियन वॉमिटिंग सिकनेस, ये क्या है, कैंसर सेल्स एंड ग्लाइकोलिसिस, ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। फर्दर आपने जो चीज़ करनी है, ये अगर आपको लिपनकॉर्ट वाली समझना ना आ रहा हो, पीडीएच का कम्प्लेक्स, तो वो आपने ये वाला कर लेना है, ये आसान ड्रा हुआ है, ठीक हो गया। फर्दर आप लोग आगे आ जाओ। ये वो स्लाइड्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट लिस्ट के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारा लिपन सही है, कुछ चीज़ें इसमें बेटर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेट इक्वेशन ऑफ टीसीए, ये देख लीजिएगा यहाँ से, एनर्जी प्रोड्यूस बाय टीसीए, ये टेबल कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा जितनी चीज़ें स्लाइड्स, जो मैं स्लाइड शॉर्ट लिस्ट के तौर पर भी बता रहा हूँ ना, वो भी जितनी आप बुक पे नोट कर सकते हो सही है, ताकि एट द एंड आपके पास जस्ट लिपनकॉर्ट हो और थोड़ी बहुत स्लाइडें हो करने वाली। एक ये स्लाइड करनी है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज होता है तो वो 32 ATP देता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको कही थी एम्फीबोलिक रोल ऑफ टीसीए, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि वो अमीनो एसिड्स आपने करने। देन आता है एनाप्लूरिटिक रोल। एक सेकंड रुकिएगा, एनाप्लूरिटिक रोल में अच्छा, तो अब ये मैं बता रहा था एनाप्लूरिटिक रोल में, अच्छा सॉरी, जो है ना एनाप्लूरिटिक रोल, इसमें वो आपका अमीनो एसिड वाला आ जाएगा जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये जो पीछे ना एम्फीबोलिक का बेसिकली मतलब होता है कि जो टीसीए साइकिल है वो कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है। यानी ये तो वो सारों में 2 ट्री है ना कैटाबोलिक। एनाबोलिक कैसे है कि यहाँ से वो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल भी दे रही है, यहाँ से वो कुछ अमीनो एसिड भी दे रही है, और यहाँ से वो पोरफायरिन्स भी दे रही है, ठीक हो गया।